नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कहानी वाला आप सभी के बीच फिर एक बार हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। तो आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले अपनी कुछ बातें। यह चैनल ऑडियो बेस्ड है, तो आप जिस भी डिवाइस में इस कहानी को सुन रहे हैं उसे साइड करें, कान में ईयरफोन्स लगाएं और कहानी का लुत्फ उठाएं। दूसरा, यहाँ हम कहानियों के पीछे कोई भी डरावने म्यूजिक इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं डालते हैं। हम कहानियाँ वैसे सुनते और सुनाते हैं जैसे कि हमारे घरों में सुने और सुनाए जाते हैं। बिना किसी वक्त को गवाए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर रहे हैं। आज की कहानी है सौरभ की, और आगे की कहानी हम सौरभ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनेंगे। मेरा नाम सौरभ है और यह घटना तब की है जब मेरी दादी की हाल ही में मौत हुई थी। मेरे दादी के मरने के बाद मेरे घर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, और यह मैं आपको अभी आगे कहानी में बताने जा रहा हूँ कि स्थिति बिगड़ना कैसे शुरू हुआ। मेरी दादी ने मरने से पहले मेरी माँ को कुछ बातें बताई थी, और वह बातें इतनी डरावनी और भयानक थी कि मेरी माँ काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहती थी। दादी के मौत का दुख तो सभी को था, पर दादी ने मरने से पहले माँ से कहा था कि कुछ ही दिनों में मैं मरने वाली हूँ, और मेरे मौत के बाद इस घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, तुम घबराना मत, और कुछ ही दिनों बाद हमारे पास दुनिया की असीम ताकतें होंगी, तो तुम जो भी हो उसे खुशी खुशी स्वीकार करना, जो भी हो वो मैं ही कर रही होंगी। मेरी माँ को ये सब बातें समझ नहीं आ रही थी, पर उसे डर काफ़ी लग रहा था, और दादी की ये सब बातें बोलने के अचानक कुछ ही दिनों बाद मर जाने से मेरी माँ और भी ज़्यादा चिंतित थी कि क्या उन बातों में कुछ मतलब भी था या दादी बस ऐसे ही बड़बड़ा रही थी। खैर, दादी को मरे अब महीना बीत चुका था। घर के सभी लोग अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे थे। सभी चीज़ें जैसी की तैसी चल रही थी। मेरी माँ की चिंता भी थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी। अब उसके दिमाग में दादी की बताई हुई बातें नहीं आ रही थी। सब कुछ सही चल रहा था। तभी रात के 1:30 बजे एक रोज़ दादी के मरने के 1 महीने बाद, ठीक 1 महीने बाद रात के 1:30 बजे मेरी छोटी बहन के पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, और वो अपने कमरे में चिल्ला पड़ती है। उसकी चिल्लाहट से पूरा घर जग जाता है और सारा लोग उठ के उसके कमरे की ओर दौड़ता है। मैं जब दौड़ के वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरी माँ और मेरे पापा भी दौड़ के उधर से उसके कमरे के पास आ रहे थे। हालांकि मैं कुछ सेकंड पहले पहुँच चुका था, तो मैं अब दरवाज़ा खोलने का ट्राई कर रहा था, पर दरवाज़ा अंदर से बंद था, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। मेरी छोटी बहन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। वो जब सोती है रात को उसे डर लगता था तो वो उठ के किसी के भी कमरे में चली जाती थी। तो हम सभी के घर में दरवाज़ा लॉक करके कोई नहीं सोता था। दरवाज़ा पीट रहा था ताकि वो अंदर से दरवाज़ा खोले, पर उसके चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। मेरी माँ पापा दोनों लोग भी दरवाज़ा पीट रहे थे और दोनों उसका नाम चिल्ला रहे थे कि बेटा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, हमें अंदर आने दो। पर मेरी छोटी बहन बस चिल्लाए जा रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मेरा पेट बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, यह फट जाएगा, बहुत तेज़ दर्द कर रहा है। हमें बाहर से बहुत चिंता हो रही थी। मेरी माँ तो रोने भी लगी थी, पर दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। मैं घर के बाहर निकलता हूँ। मैं घर के पीछे जाके उसके खिड़की चेक करना चाहता था कि अगर खिड़की खुली हो तो मैं खिड़की से घर में घुस के उसे बचा सकूँ, उसे बाहर निकाल सकूँ। लेकिन जैसे ही मैं घर के पीछे जाता हूँ तो मुझे खिड़की पे एक बहुत तेज़ रोशनी दिखाई देती है, और वह रोशनी सेकेंडों में गायब हो जाती है। ऐसा लगता है कि खिड़की से एक बहुत तेज़ रोशनी निकली और वो हवा में कहीं गुम हो गई। यह देख के मैं काफ़ी दंग रह गया, पर मैं खुद को अंदर जाने से रोक नहीं पाया। मैं दौड़ के जब तक खिड़की तक पहुंचा, मेरे दिमाग से यह ख्याल, वह रोशनी का ख्याल जा चुका था और खिड़की खुला था। मैं अंदर जाता हूं तो देखता हूं मेरी छोटी बहन बेड पे पड़ी हुई और अपना पेट पकड़ के चीख रही है। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलता हूं। मम्मी पापा भी अंदर आते हैं और हम छोटी को उठाते हैं हाथ में, और उठा के उसे जल्दी से मैं अपने गैरेज की तरफ भागता हूं ताकि कार निकाल सकूं और इसे हॉस्पिटल ले जाया जाए। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था। हम गैरेज में पहुंचते हैं। पापा ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं और मम्मी छोटी को लेके पीछे वाली सीट पे, मैं पापा के बगल वाली सीट पे बैठ जाता हूँ। तो गाड़ी में कुछ हम ऐसे बैठे थे, पापा ड्राइविंग सीट पे, मैं उनके बगल वाली सीट पे और मम्मी और छोटी पीछे वाली सीट पे बैठे थे।
हम गाड़ी लेके निकल गए थे। हॉस्पिटल कुछ ही दूर था। बीच में एक खाली रास्ता था, वो एकदम खाली रहता था। उधर कोई मकान कुछ भी नहीं था। पापा काफ़ी स्पीड चला रहे थे। अचानक से मेरी छोटी बहन मम्मी के गोद से उठती है और बोलती है मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, और वो अपने फेफड़े टाइट करके खींचने लगती है। वो अपना मुंह खोल के सांस अंदर ले रही थी। सब देख के पूरा परिवार घबरा जाता है। मम्मी और जोर से रोने लगती है और खुद को संभालते हुए बोलती है बेटा खिड़की से बाहर मुंह निकालो और सांस लेने का कोशिश करो। मेरी छोटी बहन कैसे भी करके खिड़की के बाहर मुंह निकालती है और अपना सर खिड़की से टिका के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने का ट्राई करती है। तभी मुझे रोड पे दिखाई देता है कि कोई चीज़ रोड के बीचों बीच खड़ा है। पापा का भी ध्यान उस पे जाता है और वो जल्दी से गाड़ी की स्टीयरिंग मोड़ते हैं। जैसे स्टीयरिंग मोड़ते हैं गाड़ी अपने रास्ते से भटक जाती है। कुछ सेकंड के लिए किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था गाड़ी कैसे चल रही है और किस दिशा में जा रही है। बस गाड़ी पे पापा ब्रेक लगा ही रहे थे, पर गाड़ी काफ़ी स्पीड थी। जब तक गाड़ी जाके रुकती है तब तक एक धम सी आवाज़ आती है और वो आवाज़ सुन के पूरा परिवार के होश उड़ जाते हैं। सब शांत पड़ जाते हैं। सबके चेहरे पे एक भाव आता है और वह भाव होता है किसी को खो देने का, निराशा का, हताश का। क्योंकि जब पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ तो मेरी छोटी बहन का बस धर ही गाड़ी के अंदर रह जाता है। उसका सर एक बगल में पड़े हुए लोहे से टकरा के नीचे टूट के गिर चुका होता है। पूरा परिवार रोने लगता है। कार में ही अचानक से मातम हो जाता है। सब चीख चीख के रो रहे होते हैं, पर पूरा रोड सुनसान होता है। हमारी तो हिम्मत भी नहीं थी कि कार से उतर के देख पाएँ कि मेरी छोटी का सर कहाँ गया। कुछ घंटों के लिए सभी लोग कार में ही होते हैं। किसी के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वो कार से या अपने जगह से भी हिल पाएँ। पर सामने से एक पुलिस की वैन जो कि पेट्रोलिंग कर रही थी, वह घूमते हुए आती है और हमें आके मिलती है। पुलिस वाले हमें अपने साथ बिठाते हैं और पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। हल्की सी पूछताछ के बाद वह खुद हमें घर छोड़ने आते हैं। हमसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया जाता है। सभी के चेहरे पे यह दुख, यह पीड़ा दिखाई देती है, तो पुलिस वाले भी हमें घर तक छोड़ने आते हैं। अगली सुबह छोटी के बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद पूरा परिवार कभी नॉर्मल नहीं रह पाता। माँ हमेशा रोते रहती है। पापा कैसे भी करके काम पे तो जाते हैं, पर उन्हें भी देख के ऐसा नहीं लगता कि उनके शरीर में थोड़ी सी भी एनर्जी बाकी है। मैं भी खुद को कैसे तैसे संभाल रहा था ताकि परिवार टूट ना पाए, परिवार चलता रहे। हमारे घर की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। हमने 1 महीना पहले अपनी दादी खोई थी और आज हमने अपनी छोटी बहन को भी खो दिया था। हमारे लिए यह वक्त काफ़ी बुरा दौर था। खैर कैसे तैसे भी करके कुछ दिन बीतते हैं। कुछ रिलेटिव्स मेरे घर को हमेशा आते जाते रहते हैं ताकि वो मेरी माँ को और मेरे पापा को संभाल सके। मुझे भी कुछ सांत्वना देते हैं। उनमें से ही एक रिलेटिव होते हैं जो मेरी माँ को थेरेपी सजेस्ट करते हैं कि तुम थेरेपिस्ट के पास जाओ, अपनी दुख परेशानी बताओ, शायद तुम्हें उससे कुछ फ़ायदा हो। हम सब भी इस पे बहुत जोर देते हैं क्योंकि मेरी माँ की हालत दिन पर दिन बहुत ख़राब होती जाती है। वह बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उन्हें देख के लग रहा था कि यह कभी भी मर सकती हैं। अपनी बेटी का खोने का गम उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ थेरेपी के लिए तैयार हो जाती है और मैं ही उन्हें थेरेपी सेशन छोड़ने के लिए जाता हूँ। 2-4 सेशन होता है। माँ की हालत में कुछ खास सुधार तो नहीं होता, पर थेरेपी सेशन के दौरान माँ किसी से मिलती हैं जो कि उन्हें बताती हैं कि तुम्हारी बेटी आज भी इस दुनिया में मौजूद है और वह तुमसे बात करना चाहती है। पहले तो मेरी माँ इस बात से इनकार कर देती है और उस औरत पे भड़क जाती है कि आप किसी के दुख का मजाक नहीं बना सकती, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। फिर वह औरत मेरी माँ को कुछ बातें बताती हैं जो कि सिर्फ मेरी माँ और मेरी छोटी बहन और हम परिवार वालों को ही पता था। वैसी बातें वो औरत बताती है कि आपकी बेटी ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, वह आपसे बात करना चाहती हैं। मेरी माँ ऐसी बातें सुन के काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं और वह रोने लगती हैं। वह उनके साथ उनके घर जाने को तैयार हो जाती हैं। वो औरत कुछ विधियाँ करती हैं, एक कैंडल जलाती हैं और कुछ कुछ चीज़ें करती हैं। माँ का हाथ पकड़ती हैं और तभी उन्हें एक आत्मा का एहसास होता है जो कि उनके सामने खड़ा होता है।
वह दिखाई तो नहीं देता पर उसकी प्रेजेंस माँ फील कर पाती हैं। वह औरत उस आत्मा से कुछ सवाल करती हैं, जैसे कि क्या यह तुम्हारी माँ है? अगर है तो तुम इस ग्लास को हिला कर दिखाओ। और ऐसा ही कुछ होता है जिससे मेरी माँ यह मानने को तैयार हो जाती है कि उनकी बेटी इस दुनिया में है और वह उन्हें सुन सकती है। वह औरत मेरी माँ को यह पूरी विधि बताती हैं कि कैसे वह अपनी बेटी से बातें कर सकती हैं। मेरी माँ इस चीज़ के लिए काफ़ी उत्साहित होती हैं और यह विधि हमारे साथ घर में करना चाहती थी। तभी हमें जाकर इन सारी बातों का पता चला। मेरी माँ एक रात आती हैं और पूरे परिवार को उठाकर घर के हॉल में लेके आती हैं। घर के हॉल में वह वही चीज़ें करना चालू करती हैं। एक कैंडल जलाती हैं और कुछ मंत्रोच्चारण करती हैं। उसके बाद से वह हमारी हाथों पकड़ती हैं, मेरे पापा के हाथ और मेरे हाथ को पकड़ के माँ कुछ मंत्र बोल रही होती हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता हूँ। मेरे पापा बीच बीच में माँ को रुकने के लिए कहते हैं पर मेरी माँ बोलती एकदम शांति बनाए रखो, कोई नहीं बोलेगा। उनका उग्र भाव देख के सब डर जाते हैं और बस उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तभी घर में कुछ ऐसी चीज़ें होनी शुरू होती हैं जिसका कि हमें अंदाज़ा भी नहीं था। घर की चीज़ें गिरने लगती हैं, किचन से बहुत सारी चीज़ें गिरने की आवाज़ आती है। यह सब देखकर सुनकर मेरी माँ काफ़ी खुश होती है, उनके चेहरे पे एक बड़ी स्माइल होती है। और तभी अचानक से कमरे में एक तेज़ हवा का झोंका आता है और सब कुछ शांत हो जाता है। मेरी माँ खिलखिला के हंस पड़ती हैं और उनकी हंसी काफ़ी डरावनी होती है और फिर पूछती है कि बेटा तुम आ गई, अगर आ गई हो तो पर्दे को हिलाकर दिखाओ। और पर्दा हिल उठता है। यह देख के मैं काफ़ी डर जाता हूँ और चीखने लगता हूँ। मेरी चीखें निकल जाती है। मेरे पापा भी माँ को बोल रहे होते ये सब बंद करो, हमें काफ़ी डर लग रहा है, पर माँ रुकने को तैयार नहीं थी। इतना डर जाता हूँ कि मैं चीखते हुए कैंडल की तरफ भागता हूँ और फूंक के मोमबत्ती को बुझा देता हूँ। मोमबत्ती के बुझाने के तुरंत बाद ये ऐसा होता है जैसे कि कमरे के हॉल में बहुत तेज हवा का गुब्बार उड़ जाता है और अचानक से फिर सब कुछ शांत हो जाता है। मेरी माँ मुझ पे चीख पड़ती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपनी छोटी बहन को क्यों जाने दिया? क्यों भगा दिया? मैं यह सब देख के काफ़ी डर गया था। मैं भी रो रहा था, माँ भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और पापा शांत कोने में खड़े थे। खैर आज का दिन तो कैसे भी बीत जाता है। अगली सुबह पापा एक पंडित से मिलने जाते हैं और उन्हें सारी घटनाएं बताते हैं। वह पंडित कुछ चीज़ों के बारे में जानते थे, ऐसा हमारे घर वालों को बताया गया होता है एक रिलेटिव्स के द्वारा। तो पंडित जी बोलते कि मैं तुम्हारे घर जाके देखूंगा। वह घर को आते हैं और देखते हुए कहते हैं कि यह घर शैतान की नज़र में है। इस घर में काले जादू से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। शैतान यहाँ आने के लिए मौजूद है और उसके आने की सबसे बड़ी जो दुविधा है वह यह है कि वह तुम्हारे पूरे परिवार को पहले मारेगा और फिर दुनिया को हानि पहुंचाएगा। जी के इस बात से दादी के कहे कुछ शब्द मेल खा रहे थे। जैसा दादी ने कहा था कि मेरे मरने के बाद इस घर में बहुत कुछ होने वाला है, तुम धैर्य बनाए रखना। मेरी माँ यह सारी चीज़ें बड़बड़ाने लगती हैं कि दादी ने ऐसा कहा था, यह पंडित कुछ भी नहीं जानता है। पंडित के कहने पे मेरे पापा और मैंने दादी के कमरे की तलाशी ली। वहाँ पे हमें काले जादू से जुड़े हुए बहुत सारे किताब और दादी के द्वारा लिखित बहुत सारे पत्र मिले, जिन पत्र में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र था कि कैसे मेरा पूरा परिवार जब मर जाएगा तो मेरे घर में एक पुराना शैतान जो कि काफ़ी दिनों से दबा हुआ है उसको जीवन मिलेगी और वह फिर से मेरे पूरे परिवार को जिंदा करेगा और हम सब पूरे दुनिया पर राज कर सकेंगे, जिनमें दादी भी शामिल होंगी। यह सारी चीज़ें देख के हमारे होश उड़ जाते हैं और दादी के कमरे से बहुत सारे काले जादू करने के चीज़ें मिलते हैं। यह सब देख के तो मैं तो दंग रह जाता हूँ और मैं रोने लगता हूँ कि क्या मैं मरने वाला हूँ। पापा मुझे समझाते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों से निजात दिलाऊंगा। पंडित जी मेरे पापा को कहते हैं मेरी माँ पे खास नज़र बनाए रखें और उन्हें फिर से वैसी कोई विधि ना करने दे जिससे वह किसी आत्मा को बुला सके। मेरे पापा भी ऐसा ही करते हैं। वह मम्मी को बहुत समझाते हैं पर मम्मी समझने वालों में से नहीं थी। उन्हें पुत्री मोह और अपनी बेटी का वियोग इतना प्यारा था कि वह उसे फिर से मिलना चाहती थी। एक रात मेरे पापा और मैं सब सो रहे थे। मुझे कमरे के हॉल से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं।
मैं अपने कमरे से उठता हूँ और हॉल की तरफ आगे बढ़ता हूँ। वह आवाज़ काफ़ी तेज़ हो जाती है, जैसा कि कोई हथौड़ा ज़मीन पे पीट रहा हो। मैं धीरे धीरे दबे कदमों से हॉल की तरफ जा रहा था और तभी मैं देखता हूँ कि सामने मेरी माँ कैंडल जला कर टेबल पर बैठी हुई हैं और अपना सर टेबल पे मार रही हैं। मैं दौड़ते हुए माँ के पास जाता हूँ और उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, पर उनके अंदर असीम ऊर्जा और असीम ताकत आ चुकी थी। वह एक हाथ झटकती हैं और मैं कुछ दूर जाके गिरता हूँ। उनके चेहरे पे खून था, उनका चेहरा खून से लथपथ था और उनकी आंखें सफ़ेद हुई पड़ी थीं। उनकी स्माइल देख के मैं काफ़ी डर जाता हूँ, चीख रहा होता हूँ, रो रहा होता हूँ और माँ फिर मुड़ती हैं और अपना सर टेबल पे मारने लगती हैं, जैसा कि वह लगातार कर रही थीं। मैं दौड़ता हूँ और पापा के कमरे में जाता हूँ, पापा को जगाता हूँ। पापा भी आके ये सारा मंजर देखते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं, पर माँ इतना तेज़ चिल्लाती है कि पापा कुछ दूर जाके गिरते हैं। तभी पापा पंडित जी को फ़ोन करते हैं और हम दोनों घर के बाहर खड़े होते हैं और माँ अंदर अपना विधि जारी रखती हैं। वह अपना विधि कर रही होती हैं। पंडित जी हमें घर से बाहर रहने का ही सलाह देते हैं और लगभग आधे घंटे बाद वह पंडित जब घर के पास आता है, हम तीनों अंदर की तरफ जाते हैं तो माँ अभी भी अपना सर टेबल पे पटक ही रही होती हैं। जब हम गौर से देखते हैं तो यह मालूम होता है कि माँ का सर 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, पर वह अभी भी अपना सर पटके जा रही थी और उसके साथ ही वो हंस भी रही थी। उनका चेहरा, उनका पूरा बॉडी खून से लथपथ था। पंडित हमारी तरफ हाथ बढ़ाता है और रुकने की सलाह देता है। वह हमें बाहर लेके आता है और बोलता है कि अब तुम्हारी माँ को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हारी माँ अब बच नहीं सकती हैं, वह किसी और के गिरफ्त में है, वह जिंदा नहीं है। उनके शरीर में तुम्हारी दादी की आत्मा है, वह कब की मर चुकी हैं। जब इंसान का माथा 2 हिस्सों में बट जाए तो वह जीवित कैसे हो सकता है। यह सारी चीज़ें सेंस तो बना रही थी, पर उस समय विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी माँ मेरी आंखों के सामने मर चुकी हैं। मैं काफ़ी रो रहा था, मेरे पापा भी काफ़ी रो रहे थे। पंडित जी ने हमें अपने घर को ले गया। पंडित, मैं और पापा पंडित के साथ उसके घर गए और फिर पंडित ने हमें सलाह दिया, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब तुम्हारी माँ वापस नहीं आ सकती हैं और अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, तो तुम्हें पीछे का सब कुछ भूलना होगा और यह घर ही नहीं, यह शहर छोड़ के कहीं और चले जाओ। और उन्होंने हमें कुछ यज्ञ बताए कि यह सारे यज्ञ करने होंगे, तभी तुम्हें इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी जो जिनका साया तुम्हारे परिवार पे पड़ चुका है और यह सब तुम्हारी दादी का किया धरा है। वह चाहती थी कि तुम सब मारे जाओ और तुम्हारे बाद एक डीमन, एक शैतान जिनकी वो पूजा किया करती थी, उसे जन्म मिले, जो कि तुम सभी को फिर से जिंदा करे और तुम्हें जॉम्बिस की तरह बना के रखे ताकि वह दुनिया पे राज कर सके। तो हम लोग पंडित की बात मानते हैं। खैर, पापा वापस घर को जाते हैं और माँ की बॉडी देखते हैं कि माँ की लाश पड़ी है टेबल पे। उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद वह घर हम हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। हाँ दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी हम 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकें। बहुत छोटा नंबर है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपने कहानी यहां तक सुनी है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जैसे ही कहानी सुनने वाले के साथ शेयर करें। मैं आपसे फिर कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आपका दोस्त कहानी वाला।